काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना 80% ऑफ द टाइम जो है प्लानिंग में लगाते तो हमारा मेजरली टाइम सिर्फ एडजस्ट, रिवाइज, रीशेड्यूल और उसमें जा रहा है कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की, आपकी प्लानिंग कोई और एग्जीक्यूट कर ले। प्रोडक्टिव हो चाहे इफेक्टिव हो चाहे नॉन इफेक्टिव हो, बट प्रोक्रास्टिनेशन लीड्स टू समवेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ जर्नी, हमें माइलस्टोन देख के तो खुशी मिलती है, आप और टॉपर में अंतर है। हाँ, तो आप एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग आइडेंटिटी है। जिसमें आपको पसंद नहीं है उस पर टाइम स्पेंड ज़्यादा करो, सो दैट वो एग्जाम में आपसे बेवफाई ना करे, आपके आंसर्स गलत ना हो। कहते हैं कैट एक एग्जाम नहीं, एक माइंडसेट है, और अगर माइंडसेट वीक हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। वेल, एट फर्स्ट ये टॉपिक देख के आपके भी माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि अरे हाउ टू फेल इन कैट 2025, ये कैसा टॉपिक है। वेल, सक्सेस का ब्लूप्रिंट तो हर कोई बताता है, बट फेलियर का ब्लूप्रिंट या जो मिस्टेक्स अक्सर आप रिपीट करते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने प्रिपरेशन में रियलाइज नहीं होता, उसकी कहानी आज हम इस एपिसोड में रिवील करेंगे येट अगेन विद आर एम स्क्वायर सर, दैट इज मयूर मिश्रा सर, जिनके पास शायद हजारों बच्चों के ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस होंगे जो शायद आपको भी रीथिंक करवाए कि कहीं आप भी कुछ गलत तो नहीं कर रहे थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। सो वेलकम अगेन sir on Supergrads Cat YouTube channel. Thank you, ma'am. Thanks for giving me this opportunity to make sure how to fail in CAT. तो सर, टू स्टार्ट ऑफ विथ मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी है आपसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना 80% ऑफ द टाइम जो है प्लानिंग में लगाते हैं कि मैं ये प्लान करूँ, मैं ऐसे स्केड्यूल बनाऊँ, मैं ये नोट्स बनाऊँ, इस तरीके से मैं अपना प्लानर रखूँ, और पढ़ाई सिर्फ 20% ही करते हैं। तो क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है? ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सारी बार जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैंने अगर आज का काम नहीं किया और मैं कल पढ़ने बैठूंगा तो मुझे वो एडजस्ट करना पड़ेगा कल के बाद वाले शेड्यूल में। तो वो एडजस्टमेंट होते होते इधर से उधर कॉलम शिफ्ट, रो शिफ्ट, टॉपिक शिफ्ट, सब्जेक्ट शिफ्ट करते करते मेरा 30 से 40 मिनट निकल जाता है। वो 30 से 40 मिनट में माइंडसेट से बैठा हूँ कि आज मैं कैट के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर लूँगा, बट वो 30 से 40 मिनट मैं इधर उधर करके, और फिर मैं घड़ी देखता हूँ कि यार 50 मिनट या 1 घंटा होने वाला है, बहुत पढ़ लिया, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और फिर रियलाइज होता है कि मैंने 3 घंटे एलोकेट किए तो उसमें से 1 घंटा तो चला ही गया। तो अब इस 1 घंटे को फिर एडजस्ट करूंगा मैं। तो मतलब हमारा मेजरली टाइम सिर्फ एडजस्ट, रिवाइज, रीशेड्यूल और उसमें जा रहा है। और ये सभी एग्जाम्स के साथ होता है, नॉट ओनली इन कैट। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड्स आते हैं तो भी एंग्जाइटी में हर इंसान को वो लेआउट दिखने की एंग्जाइटी होती कि मुझे दिखे तो मेरा प्लानर कैसा दिख रहा है। और वो प्लानर बनाने के चक्कर में आप बहुत सारी बार एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप वो प्लानर ही अपडेट करते रहते हो और फिर लगता है कि इन लास्ट 30 डेज, इन लास्ट 15 डेज, इन लास्ट 10 डेज ऑन द डी डे। तो और आई थिंक आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है, तो उसी एक्सपीरियंस से शायद आप ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स आके, मतलब मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं एज अ स्टूडेंट। जब मैं किसी प्रेशर सिचुएशन में हूँ तो आई विल प्लान इट, आई विल रीशेड्यूल इट, आई विल एडजस्ट एवरीथिंग इन इट, एंड फिर वो प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है। और उसकी वजह से आउटपुट जो है, इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर, तो सैडली इट इज नेगेटिव कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की, आपकी प्लानिंग कोई और एग्जीक्यूट कर ले। मतलब आप अपने टाइम टेबल किसी और को दे दो और उससे बोलो भाई प्लानिंग पे मत टाइम वेस्ट कर, बस ये फॉलो कर ले, तो वो शायद सक्सेस हासिल कर सके उस एग्जाम में। ओके, ऑलराइट सर, अभी आपने एक टर्म बोला प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड रिसेंटली इवन आई हर्ड वन सच टर्म नोन एज प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जैसे हम अभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, उनके प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स अब दीज डेज जब कोई एग्ज़ाम आता है, कुछ भी होता है, तो एक वो स्टिकी नोट्स लगाना और एक वो प्लानर एकदम अच्छे से डेकोरेटिव चीज़ें करके सब चीज़ें प्लान करना, अपना स्टडी टेबल वैसे रखना, तो ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, इज इट हार्मफुल फॉर द प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू? ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, तो प्रोडक्टिव हो चाहे इफेक्टिव हो चाहे नॉन इफेक्टिव हो, बट प्रोक्रास्टिनेशन लीड्स टू
समवेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो लॉन्ग रन में आप अगर देखेंगे तो ये आपको दुखद ही समाचार सुनाएगा आगे चल के। और इसका कारण एक ये होता है कि सपोज आई एम हेयर इन अप्रैल और मई एंड आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ टाइम, और सुनने को मिलता है कि कैट इज जस्ट अ कप ऑफ 2-2.5 महीने में तैयारी कर लो, 60-70 दिन इज सफिशिएंट कैट की तैयारी के लिए। अरे वो लोग बोल रहे हैं जिनका हो गया है, उन्होंने सबकॉन्शियसली पता नहीं कब शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, तो वो बोलेंगे कि 60-70 दिन में हो जाएगा भाई, तेरा तो हो जाए, पर तुम खुद को जानते हो अच्छे से। तो खुद को इसमें बिजी रखना, रंग बिरंगे पेन, मार्कर, सुंदर सुंदर एक्सेल शीट्स बनाना, फिर नोटिस बोर्ड पे स्टिकी नोट्स लगाना, और इन सब में आई वुड नॉट से कि ये नहीं करना है, बट एक डेडलाइन हर एक चीज के साथ होनी चाहिए कि इफ आई हैव टू प्लान फॉर टुडे, सो ओनली इनिशियल 10 minutes आई विल जस्ट what I should say, I will just आपके हर टास्क की भी डेडलाइन होनी चाहिए, फिर उस मैं I will just change the things and then definitely I will work on it, I will execute it. तो प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए भी होता है क्योंकि हम पूरे लॉन्ग रन की तैयारी करते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए what you can do, break it into small milestones एंड उनके लिए टाइम टेबल और शेड्यूल्स बनाओ, और उनकी डेडलाइंस मीट करने की कोशिश करो। तो सपोज अगर एक मिस हुई है तो बाकी की तो मिस नहीं होंगी, पर आप अगर पूरा लॉन्ग रन का टाइम टेबल लेके चल रहे हो, हर बार एडजस्टिंग कर रहे हो, हर बार शफलिंग कर रहे हो, सेल्स को शफल कर रहे हो, चीजें, टॉपिक, सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यू आर प्रोडक्टिवली procrastinating your things and ultimately it leads to I think this every student must know this strategy जो आपने बताया ना कि एक एक चीज़ की डेडलाइन कैसे रखनी चाहिए, टाइमलाइन फॉलो करना। I think this is important. This I think a lot of students miss out on their CAT preparation. Yes, because whenever we start a journey, हमें milestone देख के तो खुशी मिलती है कि ओनली 110 किलोमीटर्स लेफ्ट, देन 80 किलोमीटर्स लेफ्ट। अच्छा, ये वाला रन 20 किलोमीटर का मैंने धीरे कवर किया था, तो अगले वाले में स्पीड अप करना है। लेकिन अगर मैं बीच में सारे माइलस्टोन हटा दूं तो मैं चल रहा हूं, मुझे कहीं पता नहीं चलेगा मेरी स्पीड कम है, ज्यादा है, कवर करना है, स्लो करना है, तो दैट शुड बी डन। सर, अभी आपने प्लानर की बात कही, तो आई थिंक हर स्टूडेंट को ना वो एक टॉपर, एक एग्जाम्पल जिसने ऑलरेडी टॉप कर लिया है, और अभी तो इनफैक्ट वी आर हैविंग द रिजल्ट्स, IIM के जो कन्वर्ट्स है, फाइनल कन्वर्ट्स, वो आउट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो वाला ब्लूप्रिंट डेफिनेटली चाहिए होगा जो उस टॉपर ने फॉलो किया फॉर देयर जर्नी। तो कितना हेल्पफुल होता है ये स्ट्रैटेजी वीडियो किसी भी टॉपर का? और अगर मैं ऑलरेडी इतने अच्छे प्रिपरेशन वाले प्लान से चल रही हूँ, तो क्या मुझे कंसिस्टेंटली अपना ये प्लान किसी को देखकर चेंज कर लेना चाहिए, किसी दूसरे टॉपर को? लाइक आपका क्या सजेशन है इसमें? इसमें ये है कि आप और टॉपर में अंतर है। हाँ, okay. तो आप एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, तो उसके हिसाब से कंप्लीटली, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड सम स्ट्रैटेजी वीडियो from the toppers, from the mentors, and every time you are reiterating your schedule will again lead you to nowhere, मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हर बार अपडेट करना इज नॉट नेसेसरी, बट कुछ क्रूशियल पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रिलेटेड बताई हैं, तो वो अपने प्लानर में एडजस्ट कर लेना, उसको भी उसमें सिंक कर लें हम, एंड वेयर वी वर गोइंग रॉन्ग बस उतना मार्जिन ठीक कर लें, तो दैट इज सफिशिएंट रादर देन कि हम पूरी स्ट्रैटेजी रिवैम्प कर देंगे बिकॉज टॉपर ने तो ये बोला है तो मुझे भी टॉपर बनना है। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि मॉक देने से बहुत डरते हैं, और उस प्रोसेस को कि मुझे अपना पहला मॉक कब देना चाहिए उसको बहुत डिले करते हैं, और डिले करते करते तो आई थिंक काफ़ी बच्चे अक्टूबर में अपना पहला मॉक दे रहे होते हैं। तो क्या ये फेलियर का एक और सिग्नल है कि मैं डिले कर रही हूँ उतना टाइम अपना मॉक देना? हाँ, क्योंकि मॉक अगेन वो मॉक माइलस्टोन ही है कि आज आपके 25 नंबर है तो आप कोशिश करेंगे अगली बार 35 मार्क्स लाने का एंड सो ऑन। तो आप उसको डिले कर रहे हैं तो आपके पास वो मार्जिन ही नहीं होगा, आप 25 एम ही नहीं कर सकते, आपको टारगेट ही करना पड़ेगा कि 100 के आसपास नंबर है या 80 के आसपास नंबर है, या आप जितने चाहते हैं उतने मार्क्स हैं, तो आपके पास वो मार्जिन नहीं रहेगा। तो मॉक का FD थोड़ी बनाना है कि बाद में इंटरेस्ट मिलेगा आपको, आपको तो जैसे मॉक्स मिलते जा रहे हैं आप वैसे वैसे उनको यूटिलाइज करते जाओ। सही बात है। और एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही आपने मॉक टेस्ट सीरीज ली होगी,
तो उन्होंने कुछ सोच के ही मॉक के टाइम टेबल बनाए होंगे, है ना। इसलिए तो नहीं कि दे हैव टू कीप द एंगेजमेंट हाई, इट इज जस्ट कि यू गेट द फ्रूट्स आउट ऑफ इट। ओके, सो देन एंड देयर इटसेल्फ आप अटेम्प्ट करो, एनालाइज करो, सीखो, अगले में अप्लाई करो। सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के प्रेपरेशन में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बच्चा एक टॉपिक के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि ये तो मैं कर ही लूँगा, लाइक इसमें आई विल नेल इट, और उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये हो सकता है कि वो उसी टॉपिक को शायद 15 या 20 दिन तक खींच ले। तो वो 15 से 20 दिन का जो टाइम पीरियड हो, शायद ऐसा हो सकता है एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है उसके लिए। तो क्या ये जो कॉन्फिडेंस है ये एक अच्छे प्रेप का साइन है या फिर ये एक इल्यूजन है? बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वी फॉल फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स, मतलब वी फॉल इन लव विद देम, और हम उसकी हर डेप्थ कवर करना चाहते हैं। हमें सब कुछ समझना है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, हमें उसके क्वेश्चंस भी आने चाहिए, मतलब हम उसके धुरंधर बनना चाहते हैं। पर क्या कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है? पहले तो ये एनालाइज करना ओके कि उतने क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर 15 दिन किसी टॉपिक को दिए हैं इन डेप्थ कवर करने के लिए, तो क्या उतने क्वेश्चंस आते भी हैं कैट में? और चलो इस पॉइंट को भी हटा दें, मुझे तो टॉपिक सीखना था, तो क्या आपकी धुरंधरी कहीं और दिखाई जाएगी? आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है एग्जाम प्रेशर में। तो इतना इन डेप्थ तक आप अगर जा रहे हैं किसी टॉपिक में 15 दिन, तो पता चला किसी टॉपिक के लिए आपके पास 1 दिन बचेगा। तो यू हैव टू बैलेंस दैट। और जिसके लिए आपका प्रेम है, आपकी प्रीति है जिस टॉपिक के लिए, उसको तो आप वैसे भी अच्छा कर लोगे यार। जिसमें आपको पसंद नहीं है उस पर टाइम स्पेंड ज्यादा करो, सो दैट वो एग्जाम में आपसे बेवफाई ना करे, आपके आंसर्स गलत ना हो। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बैलेंस दिस थिंग, नीदर टू मच एंगेजमेंट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट टू मच व्हाट आई शुड से isolation from a particular topic will lead again to a negative result. Okay. सर कैट के इनिशियल फेज में ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो एक दिन में 10 घंटे पढ़ने का भी जो जुनून है वो रखते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है इतना टाइम। बट फिर एक ऐसा टाइम भी आता है, बर्नआउट वाला फेज भी आता है, जहाँ पे वो 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहे। तो क्या ये जो रिदम है ये फेलियर का साइन है अगेन? हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं एक दिन और 3 दिन कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो यार आप उसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे में बांट लीजिए। और आपकी मान लीजिए वो 3 दिन बहुत हाई एंगेजमेंट्स हैं इन अदर थिंग्स लाइक वर्क और ऑफिस और कॉलेज और समवेयर, तो भी आप कोशिश कीजिए कि आपकी वो रिदम ना टूटे। एक दिन किसी ने मोटिवेट किया, क्लास गए, टीचर ने मोटिवेट कर दिया, एकदम आप हाई फील कर रहे हो और आके बैठे और 10 घंटे तक पढ़ लिया, और फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वो 10 घंटे वाला विल बी इफेक्टिवली 1 आवर ओनली, क्योंकि आपने रिवाइज तो किया ही नहीं। और फिर 3 दिन बाद जब आप उठाओगे ना, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और फिर बॉडी पे भी वो प्रेशर लगेगा कि अब 3 दिन तो आई वॉज रिलैक्स्ड, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और अब मुझे एकदम से फिर से तुम प्रेशराइज करो 10 घंटे पढ़ो, तो फिर मैं शायद 10 घंटे ना पढ़ पाऊँ, 5 पढ़ पाऊँ, अगली बार 2.5 पढ़ पाऊँ, और ऐसे धीरे धीरे 15-15 मिनट पढ़ पाऊँ। तो आई थिंक ये जर्नी में तब भी रिफ्लेक्ट करता है जब आप देख रहे हो कि नहीं यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, या मैंने ये सेक्शनल मॉक निकाल लिया, या मेरे फर्स्ट मॉक में या सेकंड मॉक में अच्छे मार्क्स भी आ गए, पर उसके बाद कहीं डिप दिखता है स्टूडेंट्स को, तो उस वो जोश तो रहता है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब मैंने अच्छा किया, बट आई थिंक ये फिर जो इनकंसिस्टेंसी होती है ये डिप तब से भी आने लगता है। तब से भी डिप आता है, मतलब एक बार आपने अचीव कर लिया, मान लो मॉक अच्छा गया, तो आपके मार्क्स अच्छे आ गए एज पर दी एक्सपेक्टेशन, तो आप बोलोगे अरे यार अब 3 दिन पार्टी, अगले मॉक में फिर वो पार्टी देगी आपको। तो आपको बिल्कुल सम रहना है, जो कहते हैं ना हमेशा लाइफ में भी रहना चाहिए, और प्रिपरेशन के दौरान भी, कि मार्क्स अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, आप उठोगे गिरोगे, बहुत फेजेस आएंगे, पर आपको एक सा परफॉर्म करना है। आपके वो 3 घंटे कहीं नहीं गए, किसी दिन में 4, 5, 6, 8, 10 पढ़ पा रहा हूँ, दैट इज अ बोनस। पर दिवाली बोनस मिलता तो सैलरी थोड़ी कट जाती है, तो वो तो मिलेगी ना आपको, तो वो तो आपको कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा। ओके सर, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड अगेन, एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, क्योंकि हमने इतना डिस्कशन कर लिया अराउंड द मिस्टेक्स दैट फ्रीक्वेंटली हैपेंड इन द प्रिपरेशन जर्नी, तो स्टूडेंट्स
काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं प्रेपरेशन में कि स्टेक्स काफ़ी हाई हो जाते हैं उनके लिए। और ये जो परसेंटाइल वाला टर्म होता है कि यार 99 परसेंटाइल आना या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आना, ये उनके माइंड में एक तरीके से एक फिक्स हो जाता है। तो क्या ये जो ऑब्सेशन है टुवर्ड्स दिस टर्म, इज इट अनहेल्दी फॉर द प्रेपरेशन? हाँ, ये ऑब्सेशन अनहेल्दी हो सकती है क्योंकि आपको परफॉर्म करने से रोकती है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको एकदम से लगा कि नहीं यार, आई हैव डन ओनली 10 क्वेश्चन सपोज इन क्यूए, आई हैव टू अटेम्प्ट 15 और अब टाइम नहीं बचा है, तो आपने जो 10 में इफेक्टिवली मिला होगा वो सिली मिस्टेक करके अगले 5 में आप नलीफाई करके 7 पे आ जाएंगे। तो हमें खुद को इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करना इस टर्म से, या इतना एसोसिएट नहीं करना कि सिर्फ परसेंटाइल ही मेरी जिंदगी, या मैं इज इक्वल टू परसेंटाइल, मेरी पर्सनालिटी मतलब 99 पॉइंट समथिंग ही है, उससे कम तो मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर। भाई एक्सेप्टेंस तो दिखानी पड़ेगी, तो बाहरी दुनिया भी तुमसे बोलेगी कि 99 नहीं आए, क्या ही किया। तो तुम्हें खुद के लिए थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि थोड़ा सा कम रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा खुद को, और आप जितना फ्री माइंड से परफॉर्म करोगे, खुद को जितना इस टर्म से एसोसिएट की जगह डिसएसोसिएट करोगे, इससे जितना दूर रहोगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा, है ना। ऑब्वियसली आपको टारगेट तो रखना ही है, पर इन केस कुछ ऊपर नीचे होता है तो यार दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर। देयर माइट बी समथिंग एल्स planned for you in the destiny. So believe in the destiny, keep working consistently, and जो होगा वो definitely आपके अच्छे के लिए हो रहा है. Okay. So believe in that and do not associate yourself with just numbers. I think rightly said again. तो मयूर सर के इनसाइट्स ने हमें ये दिखाया कि फेलियर एकदम साइलेंट होता है। अगर आप स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे, अडेप्ट नहीं करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो देन येस दोज विल बी द साइंस ऑफ फेलियर। वेल, अगर इस एपिसोड ने आपको भी वो मिरर दिखाया है, सो मेक श्योर कि ये गलतियां आप अपने प्रेपरेशन में ना करो, क्योंकि फेलियर एक ऑप्शन है और रिपीट फेलियर एक चॉइस है। सो चूज बेटर।